आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मीन वैल्यू थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज की थी। इस वाले लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम पे कुछ और एक्सरसाइज करेंगे और उसके आगे कुछ डेरिवेटिव्स कहाँ यूज होते हैं थोड़ा ये भी देखेंगे। तो पहले कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे मीन वैल्यू थ्योरम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मान के चलिए आपको कोई फंक्शन गिवन है। लेट एफ बी ए फंक्शन satisfying f0 is equal to -3 and f dash x less than equal to 5 for all x। तो क्वेश्चन ये है हाउ लार्ज f2 पॉसिबली बी या कैन बी, जो भी लिखें आप, पॉसिबली बी। क्वेश्चन आप सब लोगों को क्लियर ही होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, f कोई की वन फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 पे -3 है और डेरिवेटिव 5 से लेस देन इक्वल टू है। कोई भी एक्स ले लीजिए, सबके लिए ट्रू है। तो f2 कितना बड़ा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं हम, तो इतना तो हमें क्लियर ही है कि इस पर मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। लेकिन केवल अकेला ये सेंटेंस कम से कम 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 3 जानकारियाँ ही दे रहा है और तीनों ज़रूरी हैं। पहली जानकारी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है और जो भी वैल्यू आ रही है वो 5 से लेस देन है। दूसरी जानकारी, हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी है। और तीसरी जानकारी वो होगी जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे, जहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा हम वहाँ पे एफ डैश एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 5 लिख लेंगे, वो जानकारी वहाँ पे यूज होगी। तो सबसे पहले आप देखिए मीन वैल्यू थ्योरम की जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे चला पता? फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ से पता चला? क्योंकि डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंशिएबल भी है, ये भी पता चल गया। तो आप मीन वैल्यू थ्योरम को यूज कर दीजिए। इंटरवल क्या लोगे? 0 से 2, क्योंकि हमें ये देखना है f2 ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन कीजिए, अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से f2 माइनस f0 को अगर हम 2 माइनस 0 से डिवाइड करेंगे तो ये f डैश सी के इक्वल होगा। सी 0 और सी कहाँ होगा? 0 और 2 के बीच में होगा। तो आप इतना रखिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। f2 हमें नहीं पता कितना होता है, माइनस f0 तो हमें पता है, f0 की वैल्यू -3 है, तो आप इसे सीधे प्लस कर सकते हैं क्योंकि एक माइनस ये पहले से ही है, पर f0 भी गिवन है कि -6 पहले से ही, तो दोनों माइनस एक दूसरे को पॉजिटिव कर लेंगे। इसके बाद 2 माइनस 0 टू 2 ही होता है, तो 2 टाइम्स एफ डैश सी। तो यहाँ से आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इसे कि f2 जो है किसके इक्वल है? 2 टाइम्स एफ डैश सी -3 के इक्वल है। अब f2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि एफ डैश सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एफ डैश सी का पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। तो एफ डैश सी अगर बढ़ता रहेगा, लगातार पॉजिटिव होता रहेगा और बड़ा होता रहेगा, तो f2 भी बड़ा होता रहेगा। लेकिन एफ डैश सी कभी भी 5 से ग्रेटर नहीं होने वाला है, इसलिए 2 एफ डैश सी 10 से ग्रेटर नहीं होगा, इसलिए f2 ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 होगा। तो f2 ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 7 होगा, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम ने हमें फंक्शन की वैल्यू भी बता दी कि किससे बड़ी होगी, ऐसे ही किससे छोटी होगी ये भी बता देगा, सेम टू सेम। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। थ्योरम मान के चलो, इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन एन इंटरवल ए बी कोई भी इंटरवल है, देन एफ एक्स इज constant in
ए बी। तो इसे भी आप किससे कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम से, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू कुछ न कुछ है, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस भी है, क्योंकि हर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होता है। तो आप कोई भी दो पॉइंट x1 x2 इस इंटरवल में ले सकते हैं, x1 और x2 इस इंटरवल में लेकर के देख सकते हैं आप। अब फंक्शन की सारी कंडीशन क्या होंगी मीन वैल्यू थ्योरम की, x1 x2 के लिए भी होल्ड करेंगी। अगर आप इंटरवल x1 x2 की बात करें तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन जब पूरा कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो f(x2 - f(x1) डिवाइडेड बाई x2 - x1 इक्वल टू एफ डैश सी होगा। यहाँ सी क्या होगा, कोई पॉइंट होगा इस क्लोज इस ओपन इंटरवल x1 x2 में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप x1 और x2 को सेम मत लीजिए, डिफरेंट लीजिए। f(x2 - f(x1) इक्वल टू एफ डैश सी टाइम्स x2 - x1 और इसकी वैल्यू है 0, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव सी इंटरवल x1 x2 के बीच में है और x1 x2 इसी इंटरवल ए बी के दो एलिमेंट हैं, पर फंक्शन तो पूरे इंटरवल में अपना डेरिवेटिव की वैल्यू 0 रखे हुए है, इसलिए एफ डैश सी 0 है। इसका मतलब f(x2) और f(x1) क्या है, इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन की पूरे इंटरवल में जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसकी एक कॉरोलरी है, वो भी बताना चाहूँगा मैं। कॉरोलरी, मान के चलिए आपके पास दो फंक्शन है f और g, और इस हिसाब से है अज्यूम f(x) एंड g(x) be such that f dash x equal to g dash x for all x in AB, then ये पिछले जो पिछली थ्योरम है उसी की कॉरोलरी है, तो इसका स्टेटमेंट सेम टू सेम वही होने वाला है। f(x - g(x) इज, या ऐसे लिखिए, इज कांस्टेंट इन ए बी। तो पिछले का ही स्टेटमेंट है, f(x) और g(x) का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थोड़ा पर्टिकुलर केस है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है कि इस थ्योरम में इतनी बड़ी बात क्या है। बड़ी बात का मतलब हमने इंटरमीडिएट से ही पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ऐसा भी सुना था कि इसका उल्टा भी होता है, मतलब इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, वो फंक्शन तो कांस्टेंट होगा ही, है ना। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी, एफ डैश एक्स 0 है तो एफ एक्स तो कांस्टेंट होगा ही। तो थोड़ा ध्यान रखिए, इस थ्योरम को थोड़ा केयरफुली अप्लाई कीजिए। क्यों अप्लाई कीजिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल, मान के चलिए मेरे पास जो फंक्शन है वो ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। अगर x पॉजिटिव है, इसको 0 पे हम डिफाइन तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए x अगर पॉजिटिव है, एक वो केस होगा एक s लेस देन 0 है। x पॉजिटिव है तो मॉड x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1, x नेगेटिव है मॉड x नेगेटिव -1, इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। और डिफाइन कहाँ है ये, इसका डोमेन कहाँ है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके, वो है 0। अब देखिए, जो ये फंक्शन है अपने पूरे डोमेन में x ग्रेटर देन 0 है तब भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x लेस देन 0 के लिए भी डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब x लेस देन 0 -1 का डेरिवेटिव 0,
पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? ये इस थ्योरम के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देख लीजिए, एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, देन एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। ये अपने डोमेन में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन डोमेन। डी क्या है इसका? डोमेन। इसको डी बोल दीजिए। बट एफ एक्स इज नॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन। देखो एफ एक्स कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट होता तो या तो इसकी वैल्यू 1 होती या फिर इसकी वैल्यू -1 होती, पर आप साफ साफ देख रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, -1 से +1 जा रही है, जबकि ये पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है कि इसका डेरिवेटिव 0 है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर की थ्योरम फेल हो गई है। इसका ऊपर की थ्योरम से इसने ऊपर की थ्योरम को वायलेट नहीं किया हुआ है। लकीली क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि डी इज़ नॉट एन इंटरवल। तो ध्यान रखिए, थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगता होगा ना कि एफ डैश एक्स अगर 0 तो इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड को तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना? ये तो होना चाहिए। पर थोड़ा ध्यान रखिए आप, वो हमेशा ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो फंक्शन आपके सामने पर ये है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 है, लेकिन अगर ये फंक्शन आप देखोगे तो ये कांस्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे कैलकुलस की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है इसको करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये एक्सरसाइज करने का एक पर्पज़ हमारा ये भी है कि मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छे से समझ जाएं हम, और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, क्योंकि जितने डिफरेंट एग्जाम्पल हम करेंगे उतना पता चलेगा डिफरेंट डायरेक्शन में उसके एप्लीकेशंस तो हैं। साथ ही में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? आप अपना हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो यहाँ पे है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। आप चेक कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में जो कंडीशंस होती हैं ये उसे सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। एफ डैश एक्स का कितना होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन और cot इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोनों को हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है, अब हम जो प्रीवियस थ्योरम है उसे अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ 0 है? फॉर ऑल एक्स, पूरे रियल नंबर की कोई भी वैल्यू है इसकी वैल्यू 0 ही होगी, इसलिए tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स हमेशा कांस्टेंट है, सी है। पर इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो x इक्वल टू 1 रखिए, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1 यहाँ आ जाएगा प्लस cot इनवर्स 1 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू सी। इसका मतलब tan इनवर्स 1 होता है π/4, cot इनवर्स 1 होता है π/4 इज इक्वल टू सी। दोनों का सम कीजिए तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? π/2। इसलिए tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और फॉर्म बताना चाहूँगा। जो मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये है थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम लिख लो। लेट f be a function satisfying, क्या सेटिस्फाई करता है? पहली कंडीशन, f इज कंटिन्यूअस इन
पिछली बार जो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन थी वो जो इंटरवल की फॉर्म में थी वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी थी। यहाँ पे ए नहीं है, ए प्लस एच है। तो बेसिकली हम बी बी माइनस ए को एच लें अगर, या बी को हम ए प्लस एच लिख सकते हैं। ठीक है, बी और ए के बीच का गैप है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल है, तो इस बार किस में होगा, ए प्लस एच। तो देन देयर एग्जिस्ट ए थीटा, और ये थीटा कहाँ होगा, इंटरवल 0-1 में होगा, सच दैट एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा हुआ है, अब थोड़ा जो नया आया है यहाँ पे वो क्या है, थीटा आया है 0 से 1 के बीच में। पिछली बार स्मॉल सी था जो इंटरवल ए बी में था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए बी इक्वल टू ए प्लस एच है, ये ध्यान रखिए। तो एच इक्वल टू कितना होगा, बी माइनस ए। इस जानकारी को ध्यान में रखिए। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई ये एच यहाँ नीचे आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इज इक्वल टू जो भी आपके पास है एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब बात क्या है कि एफ ए प्लस एच जी क्या, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए आ गया, क्योंकि एच की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड पे थोड़ा आपको गड़बड़ हो रहा है। ए प्लस थीटा एच कहाँ से आया, पिछली बार जो सी आ रहा था, अगर आप जानना चाहें तो मैं फिर से लिख लेता हूँ, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी होना चाहिए। पर यहाँ पे सी की जगह ए प्लस थीटा एच आ रहा है। इसका सिंपल रीज़न है, जो ए प्लस थीटा एच है ए से तो ज़्यादा है, लेकिन ए प्लस एच से ज़्यादा नहीं हो सकता ये। क्यों, क्योंकि थीटा 0 और 1 के बीच में है। तो ए प्लस थीटा एच ए से तो बड़ा होगा, लेकिन ए प्लस एच से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सी था पिछले वाले केस में। पिछले वाले केस में सी था, देयर एग्जिस्ट ए सी इन 0-1। तो सी किस में था, ए और बी के बीच। यहाँ पे बी की जगह ए प्लस एच है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ए की जगह ए है, बी की जगह ए प्लस एच है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ए और ए प्लस एच के बीच में एक सी होना चाहिए, कोई सी होना चाहिए। तो जो सी होगा वो ए प्लस कुछ तो होगा, वही है यहाँ पे ए प्लस थीटा एच। इसलिए किया हुआ है क्योंकि थीटा की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, मतलब ये ए प्लस थीटा एच कभी भी ए प्लस एच से बाहर नहीं जाना चाहिए, ए प्लस एच से छोटा ही रहेगा। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम उसी की फॉर्म है। पर इस पर आप एक्सरसाइजेज भी देख लीजिए। और एक और रिजल्ट है, वो है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। मान के चलिए लेट एफ एंड एफ दो फंक्शन है, बी डिफरेंशिएबल इन ए बी। डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूअस है, एंड एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स इन ए बी। पूरे में ले लीजिए आप, ठीक है। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट a C in the open interval AB such that FB minus FA divided by FB minus FA is equal to F dash C divided by F dash C। तो आप देख रहे होंगे
अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड में नुमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में सेपरेटली b माइनस ए से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू एफ डैश सी होगी और इसकी वैल्यू कैपिटल एफ डैश सी हो जाएगी। किससे? प्रीवियस थ्योरम से। इसलिए कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम जो है थोड़ा सा जनरलाइजेशन है उसी थ्योरम का जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक की जगह दो फंक्शन आते हैं। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है, इसको b माइनस ए से डिवाइड कर दो, इसको भी b माइनस ए से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू एफ डैश सी होगी, इसकी एफ डैश सी होगी, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लो। नहीं तो आप चाहे तो एक दो स्टेप और कर सकते हैं। एक नया फंक्शन देखिए आप, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा एफ एक्स, और फाई एक्स का ए बी में आप देखिए रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और आपको पूरे फंक्शन आपकी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो एक एक्सरसाइज करते हैं इस पे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, देन, और इंटरवल आपके पास गिवन है, कोई इंटरवल ए भी है, देन प्रूव दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ए बी क्या है? ए बी वो इंटरवल है जहाँ पे कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड हो रही है। अगर पहला फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इन कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए इन कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। जो कॉशी की मेन वैल्यू थ्योरम है उसमें पहला फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा ई टू द पावर माइनस एक्स है। तो प्रूफ कीजिए जो सी निकलता है वो ए और बी का एवरेज होता है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तो क्या है स्टेटमेंट, कितना है, एफ बी माइनस एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइडेड बाई एफ डैश सी। तो पहले आप एक हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या फिर आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, और आपको पता है ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेम वही होता है, और अगर माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा। तो एफ बी कितना होगा, एफ बी ई टू द पावर एक्स, क्योंकि एफ एक्स कितना है, ई टू द पावर एक्स है, तो एफ बी हो जाएगा ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए। तो इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसे आप लिखिए ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, आप इसको थोड़ा अलग से एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो आता है 1 ई टू द पावर बी माइनस 1 ई टू द पावर ए। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर बी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी। तो ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी यहाँ आ जाएगा, ई टू द पावर ए माइनस ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी से हो जाएगा। ये मैंने अलग से सॉल्व किया हुआ है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये दोनों साइन में अपोजिट है, इसलिए कितना आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर ए प्लस बी। अब एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, और आपको पता ही होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सब जगह डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए कंटिन्यूस भी होता है, इसलिए मैंने अलग से कहा हुआ है नहीं है। अब स्मॉल एफ डैश सी कितना होता है और कैपिटल एफ डैश सी कितना होता है। एफ डैश सी फिर से ई टू द पावर सी हो जाएगा, और एफ डैश सी कितना हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये माइनस सी है तो आप ऊपर नीचे दोनों साइड ई टू द पावर सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर 2c हो जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इक्वल करोगे आप तो ई टू द पावर 2c कितना हो जाएगा, ई टू द पावर ए प्लस बी के हो जाएगा, या c इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पे
जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम पे मैं आपको और भी एक्सरसाइज दूंगा। इस पे कई एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, तो वो सारी एक्सरसाइज मैंने लास्ट में लिख के रखी हुई हैं, आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं, वो एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे टच करना चाहूँगा, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको बोलते हैं आईडी टेस्ट, इंक्रीजिंग, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जब हम किसी कर्व को पता करना चाहते हैं। कर्व ट्रेसिंग करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि कर्व बढ़ रहा है कि घट रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट, इसे शॉर्ट में आईडी टेस्ट बोलते हैं। आईडी टेस्ट, ये टेस्ट क्या है, मान के चलिए कोई फंक्शन है आपके पास f(x) जो कि दिया हुआ है, तो इसको मैं थ्योरम में लिख रहा हूँ, THM लिख लेता हूँ केवल। THM, मान के चलिए f(x) ग्रेटर देन 0 है। इफ़ f कोई फंक्शन है, f(x) जो है ग्रेटर देन 0 है किसी गिवन इंटरवल में, ऑन एन इंटरवल, देन f इज इंक्रीजिंग। in that interval ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इफ़ f(x) मान के चलिए लेस देन 0 है, सेम टू सेम वही, ऑन एन इंटरवल, देन f इज डिक्रीजिंग in that interval। तो केवल डेरिवेटिव से हम ये चेक कर सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिंपल टेस्ट डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग, और इसको आप ज्योमेट्रिकली भी प्रूव करके देख सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो आप देखिए, अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो टेंजेंट कैसा होगा, डिक्रीजिंग में कैसा होगा, फिर इंक्रीजिंग में कैसा होगा। अगर फंक्शन लगातार बढ़ रहा है तो उसका टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है जो अब आपके लिए डिफ़िकल्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी आसान होना चाहिए और आप लोगों से हैंडल करने चाहिए। तो इस पर एक एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हेल्पफुल होगा जब भी हम कर्व स्केचिंग करेंगे या कर्व ट्रेसिंग करेंगे, ये हेल्पफुल होगा। तो इसलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। मान के चलिए जो है आपके पास फंक्शन है वो क्या है, 3x⁴ माइनस 4x⁴ 3 + 12x² माइनस 12x² और +5। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेट एफ बी ए फंक्शन गिवन बाय, फाइंड द इंटरवल वेयर इट इंक्रीजेस, फाइंड द इंटरवल वेयर इट डिक्रीजेस, जो भी है। तो कैसे पता चलेगा, यहीं पे टेस्ट आपके सामने पे है, डेरिवेटिव निकाल लो। तो ठीक है, निकाल के देखते हैं डेरिवेटिव। f(x) इक्वल टू सॉल्यूशन f(x) इक्वल टू 12x³ हो जाएगा, -12x² भी हो जाएगा, -24x हो जाएगा। तो 12x बाहर जा ही सकता है, तो यहाँ पे x² - x -2, इसका मतलब इसकी वैल्यू 12x। आप इसको फिर से फैक्टर कर सकते हैं, x - 1 लिख लो और x + 2 लिख लो। x × x x² हो जाएगा,
2x, हाँ तो मैंने थोड़ा साइन का गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, इसको सुधार सकते हैं आप। ये माइनस होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ, 12x, x माइनस 2 और x प्लस 1। अब आप चेक करके देख सकते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसके बाद x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x होगा, तो x माइनस 2x माइनस x, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। ये हमारा फंक्शन है। क्वेश्चन ये है कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपने डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब आप एक लिस्ट बनाइए, इंटरवल बनाइए और देखिए, एक टेबल बनाइए और इंटरवल बनाइए, देखिए कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। सबसे पहले जो 3 फैक्टर हैं इसके, वो कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर है 12x, इनको सेपरेटली आप देखिए, सबसे आसान यही होगा। ये देखिए, ये कब पॉजिटिव है, ये कब पॉजिटिव है और ये कब पॉजिटिव है। दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, तीसरा है x प्लस 1। तो ओवरऑल एफेक्ट्स क्या होगा, और उसके बाद अपवर्ड या डाउन, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसा है। और इधर इंटरवल लिख लीजिए। तो इंटरवल इन फैक्टर के हिसाब से करेंगे हम। सबसे पहला इंटरवल है जब x लेस देन -1 हो। अगर x -1 से छोटा है तो x प्लस 1 तो नेगेटिव ही होगा, x माइनस 2 तो वैसे भी नेगेटिव ही होगा, x प्लस 1 भी नेगेटिव होगा। इसलिए एफ डैश एक्स जो इन तीनों का प्रोडक्ट है वो भी नेगेटिव ही होगा। और आईडी टेस्ट हमारे पास है, आईडी टेस्ट से हम बोल सकते हैं ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज लिख लिया मैंने। अगला इंटरवल -1 और +2 के बीच बनाइए। -1 और 0 के बीच बनाना होगा, क्योंकि 12x फैक्टर भी है हमारे पास। अगर x नहीं होता तो सीधे 1 और -2 के बीच बनाएंगे। तो अब मान के चलो -1 से बड़े हो गए लेकिन 0 से छोटे। तब अगर ये बात है तो सबसे पहले आप 12x को देखिए, है तो नेगेटिव ही ना। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो गया। x माइनस 2 कितना होगा, जब x नेगेटिव है तो x माइनस 2 भी नेगेटिव होगा। लेकिन x प्लस 1 कितना होगा इस बार, x देखिए -1 से बड़ा है इसलिए पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब 0 और 2 के बीच इसको देखते हैं कैसे होता है। 0 लेस देन x और लेस देन 2, मान के चलो ये बात है, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि x पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन पॉजिटिव तो है लेकिन 2 से लेस देन है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। और x प्लस 1 तो पॉजिटिव ही होगा फिर, तो ओवरऑल नेगेटिव, इसका मतलब डिक्रीजिंग। और फाइनली x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, x पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। और इनके जो हेल्प हो, इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जो आईडी टेस्ट है, इसकी हेल्प हम कहाँ लेंगे, जब हम कर्व स्केचिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा सा टच करूँगा और छोड़ दूँगा, वो है हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव भी बहुत कुछ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनकेव या कन्वेक्स, जो भी आप बोले, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसको कनकेव डाउनवर्ड आप बोल सकते हैं, इसको कनकेव अपवर्ड बोल सकते हैं। तो कॉनकर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा, कॉनकर्व कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ये हमको हायर डेरिवेटिव तुरंत बता देते हैं। और कभी कभी ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पे ना अपवर्ड होता है ना डाउनवर्ड होता है, तो उन पॉइंट को भी हायर डेरिवेटिव बता देते हैं। कई पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा होता है, कहीं पे मिनिमा होता है, वो भी हायर डेरिवेटिव बता लेते हैं। और इसको छोड़ करके आपने देखा होगा कि टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव से ही सारा आता है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम लिख ली, ऐसे ही हम मीन वैल्यू थ्योरम जनरलाइज कर सकते हैं हायर डेरिवेटिव के लिए। जो मीन वैल्यू थ्योरम हमने प्रूफ की, हमने उसमें केवल एक डेरिवेटिव लिया, लेकिन हायर डेरिवेटिव के लिए भी हो सकता है। जो टेलर सीरीज है,
फॉर एग्जांपल आपको डिस्कस करना है कि कब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। टेलर सीरीज आपने पढ़ी होगी, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, या एफ ए प्लस एच जो भी आप लिखें, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये आप मैक्लॉरिन सीरीज भी कर सकते हैं, टेलर सीरीज भी कर सकते हैं। तो इनमें आप देखिए, अगर कोई भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो टेलर सीरीज वहाँ पे फेल हो जाएगी। ये टेलर सीरीज की बाउंड्री है, जो मैंने उस दिन थोड़ा सा कहा था कि कभी कभी ये एक्सपेंशन फेल हो जाते हैं। आप मैक्लॉरिन सीरीज भी देख सकते हैं। अगर कोई भी हायर डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो जाता है, अचानक से अनबाउंडेड हो जाता है हायर डेरिवेटिव, तो वहाँ पे टेलर सीरीज भी फेल हो जाती है और मैक्लॉरिन सीरीज भी फेल हो जाती है। एक और केस हो सकता है, क्योंकि एक इनफाइनाइट सम है, मान के चलो ये इनफाइनाइट सम जो है एक स्टेज के बाद, या स्टार्ट से ही मान के चलो ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है का मतलब एक फिक्स पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा है। जो ये इनफाइनाइट सम है ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, फिक्स पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, टेलर सीरीज फेल हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि कभी कभी टेलर सीरीज फेल होती है, तो वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके लिए हायर डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था। और हायर डेरिवेटिव में एक मेन वैल्यू थ्योरम भी होती है जिसको हम टच नहीं करेंगे। तो पूरा तो ज़रूरी नहीं है पूरा सम अनबाउंडेड हो, कभी कभी इसका एक छोटा सा पार्ट भी, अगर जैसे मान के चलो थर्ड टर्म के बाद के सारे जितने भी है उनका सम अनबाउंडेड हो रहा है, तो भी टेलर सीरीज फेल हो जाएगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम और जो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये जितने भी आपने पढ़ी हैं, इसमें इतना ही हम करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक्सरसाइज लिख के रखी हुई हैं। एक्सरसाइज मैंने ढूंढ ढूंढ के ला रखी हैं आपके लिए, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए इनको और इनको करने की कोशिश कीजिए। इसमें आप ये कीजिए कि इसमें सी निकालना है, गिवन इंटरवल आपको दिया हुआ है। ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एक्सरसाइजेज हैं। ऐसे ही जो ये है ये मीन वैल्यू थ्योरम के लिए है। तो इनमें आप फंक्शन को ज़रूर कीजिए। और इस साइड आप देख रहे होंगे ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है। ये ABC एक क्वेश्चन का है, ये अगला क्वेश्चन, ये अगला, ये अगला अगला, ऐसे ही अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप इनको ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको करने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि कैसे करेंगे। जैसे क्या बता रहा है, डिफरेंशिएबल है तो 2 रूट, अगर f के 2 रूट्स हैं तो f डैश का एक 1 रूट होगा। या ऐसे आप इन और को भी देखिए, जैसे कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। क्या एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो और ऐसा हो? क्या एग्जिस्ट कर सकता है ऐसा फंक्शन? तो आप मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प लेकर के चेक कर सकते हैं, या जो भी और थ्योरम लग रही है वो चेक करके देख सकते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन है या नहीं। या यही देख लीजिए, एफ डैश जी डैश है, कैन वी कंक्लूड कि एफ माइनस जी कॉन्स्टेंट है, जो मैंने कहा था एफ माइनस जी कॉन्स्टेंट होता है, वो कॉरोलरी याद है, कंक्लूड फ्रॉम कॉरोलरी एफ माइनस जी कॉन्स्टेंट है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे कीजिए आप। अगले लेक्चर में हम कोई अगला टॉपिक देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं होते हैं उन्हें आप कमेंट कर दीजिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।